1700 साल पुराना एक एम्पायर, एक डेमोक्रेसी जो ठीक से सांस भी नहीं ले पाई, और एक रेवोल्यूशन जिसके नतीजे ने पूरी दुनिया को आउट ऑफ बैलेंस कर दिया। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ईरान को नहीं समझेंगे, आप समझेंगे ईरान में चल रहे असली पावर गेम को। ईरान के लिए सबसे बड़ा वरदान या फिर कहें सबसे बड़ा शाप है उसकी लोकेशन, क्योंकि ईरान के नॉर्थ में है फॉर्मर सोवियत यूनियन जो कि अब रशिया है। ये कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट राइवल था। वहीं साउथ में है पर्शियन गल्फ, जहां से वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कोल्ड वॉर के टाइम पर इसका मतलब था कि अगर ईरान अमेरिका के साथ हाथ मिला लेता है तो अमेरिका के लिए यूएसएसआर को कंटेन करना बहुत ही आसान हो जाता। वहीं अगर ईरान यूएसएसआर के साथ हाथ मिला लेता तो इसका मतलब था कि अमेरिका बैकफुट पर आ जाता, और इसी वजह से ईरान ग्लोबल पावर्स के लिए एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन गया। अक्सर जब कोई देश स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसकी डेमोक्रेसी आमतौर पर ऑप्शनल बन जाती है। ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1901 में ईरान में ऑयल मिलता है और इसी के साथ ईरान की किस्मत लिख दी जाती है। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, एक ब्रिटिश एंटरप्राइज, ईरान के साथ एक डील साइन करती है। डील लीगल थी मगर फेयर बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटेन ऑयल निकालता है, ब्रिटेन रिफाइन करता है, ब्रिटेन प्रॉफिट कमाता है। बदले में ईरान को क्या मिलता है? प्रोडक्शन पे जीरो कंट्रोल, अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी जीरो, प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है मन बहलाने के लिए। फॉर बेटर कॉन्टेक्स्ट, इसी टाइम पर अमेरिकन ऑयल कंपनीज सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज के साथ 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग कर रही थी। ब्रिटेन ईरान के साथ ये ऑप्शंस या सिमिलर ऑप्शंस कंसिडर करने से भी मना कर देता है। इसका मतलब प्रॉब्लम ऑयल या प्रॉफिट नहीं था, प्रॉब्लम था कंट्रोल। द ईयर इज 1951 और एंट्री होती है मोहम्मद मोसादेक की। मोसादेक ना ही कोई एक्सट्रीमिस्ट था, ना ही वो एक कम्युनिस्ट था। ही वॉज अ वेस्टर्न एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। उनके उसूल बड़े सिंपल थे। ईरान का ऑयल ईरान के लोगों के लिए होना चाहिए, और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान उन्होंने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करवा दिया। नेशनलाइज कराने का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं था, इसका मतलब था नेशनल डिग्निटी, नेशनल सॉवरेंटी और रिसोर्सेज पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल। जब ईरान की सड़कों पर ऑयल नेशनलाइज होने की खुशियां मनाई जा रही थी तो लंदन में डर का माहौल था। ब्रिटिश कैबिनेट के डॉक्यूमेंट्स क्लियरली कहते हैं कि अगर ईरान सक्सेसफुल हो गया तो पूरा कॉलोनियल ऑयल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, और इसी के चलते ब्रिटेन ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू कर देता है। ऑयल पे एम्बार्गो, एसेट्स फ्रीज करना, ऑयल टैंकर्स पे ब्लॉकेट लगा देना। ब्रिटेन का एकमात्र गोल था ईरान की इकोनॉमी को किसी भी तरीके से तोड़ देना। जब ये सब फेल हो जाता है तो ब्रिटेन आवाज लगाता है यूएस को। कोल्ड वॉर का लॉजिक देकर यूएस को डराया जाता है, और फिर यूएस के डर और ब्रिटेन की कूटनीति से पैदा होता है ऑपरेशन एजैक्स। इस ऑपरेशन में सीआईए और MI6, ब्रिटिश और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर मोसादेक के अगेंस्ट कंस्पायर करती हैं, और फाइनली 19 अगस्त 1953 को मोसादेक को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसके साथ ईरान की डेमोक्रेसी अपनी आखिरी सांस लेती है। और फिर वापसी होती है शाह की। मगर शाह भरोसे और सपोर्ट के लिए अपने लोगों की तरफ नहीं देखता है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है CIA और अमेरिका पर। इस दौरान ईरान US वेपन्स के लार्जेस्ट बायर्स में से एक बन जाता है। शाह के रूल में ऑपोजिशन कंप्लीटली बैन हो जाता है। प्रेस पर गवर्नमेंट का एक छत्र कंट्रोल होता है, और इस सब में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वेपन होता है सावक, उनकी सीक्रेट पुलिस। सावक का काम था शाह और गवर्नमेंट के खिलाफ उठ रही किसी भी आवाज को ब्रूटली दबाना, और सावक को एक्सटॉर्शन, टॉर्चर और स्पाइंग की टेक्निक्स में ट्रेन किया था खुद CIA ने। शाह के रूल में हालत इतनी खराब थी कि 1976 तक एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ईरान ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वन ऑफ द वर्स्ट परपेट्रेटर बन चुका है। 1963 में शाह बहुत सारे रिफॉर्म्स लॉन्च करता है जिसको नाम दिया जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। इसमें लैंड रिफॉर्म्स, विमेन राइट्स और एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन जैसी स्कीम्स इंक्लूडेड होती हैं। सुनने में तो ये रिफॉर्म्स बड़े प्रोग्रेसिव लगते हैं, मगर रियलिटी, औरतों को वोट देने का अधिकार मिलता है मगर इलेक्शंस फ्री नहीं होते हैं। लोगों को अधिकार दिए जाते हैं मगर एजेंसी नहीं। इस रेवोल्यूशन का असली एम था धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करना और पावर को सेंट्रलाइज करना, और यहीं से बैकलैश शुरू होता है। 1978 में शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। वर्कर्स, स्टूडेंट्स सब सड़कों पर उतर आते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं और ऑयल वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो जब ऑयल बंद होता है तो इकोनॉमी अपने आप फ्रीज हो जाती है। जवाबी कार्रवाई में शाह देश में मार्शल लॉ लगा देता है। सिविलियंस पर फायरिंग होने लगती है। फॉर्चुनेटली फॉर ईरान 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ता है। ईरान के लोगों को लगता है कि फाइनली फ्रीडम, फाइनली डेमोक्रेसी वापस आएगी। मगर पावर में आता है अयतोल्ला खमीनी और इनके साथ आता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान
यानी कि रिलीजियस डिक्टेटरशिप। खमीनी के सुप्रीम लीडर बनते ही औरतों के अधिकार लगभग खत्म हो जाते हैं। उनके लिए हिजाब पहना मैंडेटरी हो जाता है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं। और ईरान के लोग ये सब इसलिए झेल रहे होते हैं क्योंकि उनके मन में वो CIA वाला दौर अभी भी जिंदा है। खमीनी और उनकी मुल्ला रजीम के सबसे बड़ी विक्टिम बनी हैं महिलाएं। उनके राइट्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, उनको हिजाब पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है, उनकी एजुकेशन ऑप्शनल हो गई है और उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। और शायद इसी वजह से 1990 से लेके आज तक ईरानियन रिवॉल्यूशन, ईरानियन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा फेस रही हैं उनकी महिलाएं। ईरान आज एक पॉलिटिकली आइसोलेटेड स्टेट है और एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो, रूल चाहे किसी का भी आए, ईरान की मेमोरी में रेजिस्टेंस हमेशा ज़िंदा रहेगा।